लोन लेकर पैसा कैसे कमाएं ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज तक आपने गरीब लोगों से बहुत बार ये सुना होगा कि भैया लोन कभी मत लेना, अगर लोन लिया तो फलाने बंदे की तरह बनियान बिक जाएगी, चड्डी बिक जाएगी, गहने बिक जाएंगे। लेकिन जिस भी इंसान ने आज तक आपको ऐसी बातें कही हैं उनमें से कोई भी इंसान अमीर तो पक्की बात है नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई अमीर इंसान आपको ऐसी बात कहता है तो पक्की बात उसका दिमाग खराब है। क्योंकि ज़्यादातर अमीर लोग जो अमीर बने हैं वो लोन लेने की वजह से ही अमीर बने हैं। और ये बातें मैं सिर्फ हवा में नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं आपको डाटा दिखाता हूँ, लिस्ट दिखाता हूँ, जिसे देखकर आपका थोड़ा दिमाग खुलेगा। जब भी भारत के सबसे अमीर लोगों की बात की जाती है तो उनमें किन का नाम आता है? रतन टाटा, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, बिरला ग्रुप, इन सभी का नाम आता है। और इन सभी लोगों की संपत्ति की बात की जाती है कि रतन टाटा के पास में कितना पैसा है, मुकेश अंबानी के पास में कितना पैसा है, किसके पास में ज़्यादा पैसा है। लेकिन इन लोगों की कंपनीज के ऊपर कितना कर्जा है इसके बारे में कभी बात नहीं की जाती है। क्योंकि ज़्यादातर लोग व्यस्त हैं ये देखने में कि मुकेश अंबानी जी का घर कितना महंगा है, उनकी गाड़ियाँ कितनी महंगी हैं, वो अपने साथ में कितने करोड़ की गाड़ियाँ लेके चलते हैं। लेकिन ये देखने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि मुकेश अंबानी जी की जो संपत्ति आई है, जो उन्होंने बड़ा घर, महंगी गाड़ियां ली हैं, वो ली कहां से हैं। सबसे पहले जानते हैं कि टाटा ग्रुप के ऊपर कितना कर्जा है। टाटा ग्रुप के ऊपर कर्जा, ये सुन के तो आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी कि यार टाटा ग्रुप के ऊपर थोड़ी कर्जा हो सकता है। कर्जा तो गरीब लोगों के ऊपर, लाचार लोगों के ऊपर, या फिर जो लोग बर्बाद हो जाते हैं उनके ऊपर होता है, टाटा ग्रुप के ऊपर कर्जा। लेकिन थोड़ा सब्र रखो, यहाँ पर आपको एक नंबर दिख रहा है ना, ये नंबर पढ़ो। आप कह रहे होगे कि यार करोड़ वरोड़ ये कमाई है क्या इनकी? पहले ऊपर पढ़ो क्या लिखा हुआ है, टोटल डेट। टाटा ग्रुप के ऊपर 2,90,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। इसके जस्ट नीचे आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज, यानी कि मुकेश अंबानी जी की कंपनियां। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर अब लगभग मान लो कि पूरा रिलायंस ग्रुप भी आता है। मुकेश अंबानी जी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर कर्जा है 2,60,000 करोड़ का। आज तक आपने ये सुना होगा ना कि मुकेश अंबानी जी भारत के सबसे अमीर इंसान है, लेकिन कर्जे के मामले में भी वो भारत में लगभग नंबर 1 है। आदित्य बिरला ग्रुप के ऊपर कर्जा है 2,30,000 करोड़ का। अदानी ग्रुप के ऊपर कर्जा है 2,18,000 करोड़ का। L&T ग्रुप के ऊपर कर्जा है 1,60,000 करोड़ का। महिंद्रा ग्रुप पे कर्जा है 74,000 करोड़ का। बजाज ग्रुप के ऊपर 61,000 करोड़ का। इन कंपनियों का भारत की सबसे बड़ी कंपनीज के अंदर नाम आता है, लेकिन ये कर्जा लेने के मामले में भी भारत में सबसे ऊपर हैं। मुकेश अंबानी जी, जिनके बारे में आप बात करते हो कि उनके पास में बहुत ज़्यादा संपत्ति है, बहुत पैसा है, उन्होंने भी अभी अभी $5 बिलियन का लोन लिया है, जो कि बनता है लगभग 40,000 करोड़, जो कि भारत का सबसे बड़ा लोन कहा जा रहा है। अब इन सभी लोगों को लोन लेने की जरूरत क्यों पड़ गई, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। जब इतने बड़े लेवल पर कोई इंसान होता है ना, तो फालतू में कोई काम नहीं करता। वो छींक भी सोच समझ के मारते हैं कि इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। ये इतने बड़े बड़े लोन इसलिए लेते हैं क्योंकि इनसे इनकी बहुत ही ज़्यादा कमाई होती है। अगर मुकेश अंबानी जी ने 40,000 करोड़ का लोन लिया है ना, तो ये इससे 80,000 करोड़ रुपया, 1.5 लाख करोड़ रुपया कमाएंगे। लेकिन ये कमाएंगे कैसे, ये जानना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये भी बताने वाला हूँ कि ये कमाएंगे कैसे। अब ये देखकर ना आपका थोड़ा सा दिमाग खुला होगा कि जो लोग बड़े लेवल पर बैठे हैं उनके ऊपर भी कर्जा है, सिर्फ गरीब लोग ही कर्जा नहीं लेते हैं। मुकेश अंबानी जी ने ये लोन लिया है अपने बिजनेसेस को एक्सपेंड करने के लिए। ये लोन इन्होंने अपनी 2 कंपनीज के लिए लिया है। पहली है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और दूसरी है जियो इन्फोकॉम। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में इस पैसे को यूज़ किया जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो प्रोजेक्ट हैं उनको बढ़ाने के लिए, और जियो इन्फोकॉम में इस पैसे को लगाया जाएगा 5G टेक्नोलॉजी को भारत में लाने के लिए। यानी कि मुकेश अंबानी इस पैसे को मौज मस्ती करने के लिए नहीं खर्च करने वाले हैं, बल्कि इससे अपने बिजनेसेस को एक्सपेंड करेंगे और इस लोन से भी कई गुना ज़्यादा पैसा वो कमाएंगे। अब मुकेश अंबानी जी तो ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आप नहीं कर सकते हो। अब आपके पास में जियो जैसी या फिर रिलायंस इंडस्ट्री जैसी कोई कंपनी थोड़ी है, लेकिन आप जो कर सकते हो वो चलो आप जानते हैं। गौतम अडानी जी ने पिछले कुछ सालों में हर साल हज़ारों करोड़ का लोन लिया है। आज भी उनकी हर कंपनी के ऊपर हज़ारों करोड़ का लोन है। वो कुछ टाइम पहले मुकेश अंबानी जी से भी आगे निकल गए थे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा लोन लिए थे। एक्चुअल में मोटा मोटा कॉन्सेप्ट यही है कि अमीर लोग लोन इसलिए लेते हैं क्योंकि जो लोन का इंटरेस्ट है वो तो कम होता है, लेकिन वो उस लोन से रिटर्न ज़्यादा कमा लेते हैं। ये आपको सुनने के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, तो इसको चलो अभी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझते हैं। अब मान लेते हैं मैंने लोन लिया बैंक से, और बैंक के साथ में मैंने ये डील की
कि मैं हर साल उस पैसे के ऊपर 10% का इंटरेस्ट भरूंगा। यानी कि अगर मैंने 100 रुपया बैंक से लिया होगा तो उसके ऊपर मैं हर साल 10 रुपये बैंक को भरूंगा। ये हुआ 10% का इंटरेस्ट। अब मैं सिर्फ 100 रुपये का लोन तो लूँगा नहीं, बहुत ही बड़ा लोन लूँगा। अब मैंने उसको मान लेते हैं अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, तो मैं अपने बिजनेस के अंदर उस पैसे को इन्वेस्ट करके 40% का, या फिर अगर थोड़ा सा ज़्यादा जाए तो 50% का रिटर्न कमा लूँगा, वो भी सिर्फ 1 साल में। तो यानी कि ये लोन मेरे लिए बुरा हुआ या फिर अच्छा हुआ, ये मेरे लिए एसेट हुआ या फिर लायबिलिटी हुआ, ये मेरे लिए एक्चुअल में इस हिसाब से फ़ायदेमंद साबित हुआ। और मुझे ये भी पता है कि अगर मेरा प्लान अच्छे तरीके से काम नहीं किया, मैं 50% रिटर्न नहीं कमा पाया, तो 10% तो आराम से कमा लूँगा, भले कुछ भी हो जाए। और अगर मैंने 10% के इंटरेस्ट पर लोन लिया, उसको अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करके 10% का रिटर्न ही कमा लिया, तो यानी कि एक्चुअल में मेरी 0 रुपये की कमाई हुई, लेकिन इससे कम से कम मेरा बिजनेस तो बड़ा हो गया। और ये जो मैंने लोन लिया है ये तो मैं अगले साल चुका दूंगा, तो अगले साल से मुझे इंटरेस्ट भरना पड़ेगा सिर्फ 0% का। लेकिन ये जो मैंने अपने बिजनेस को बड़ा कर दिया, ये तो मुझे हर साल 10% का रिटर्न देगा ही ना। ये अगले साल मुझे कमा के देगा वापस से 10%, दूसरे साल वापस से कमा के देगा 12%, तीसरे साल कमा के देगा 15%। ये तो बढ़ता ही जाने वाला है, लेकिन लोन तो अगले साल ही ख़त्म हो जाएगा। भारत में जो सड़कें बनती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, वो ऑलमोस्ट सारी बनती हैं लोन लेकर। लोग लोन पर पैसा लेते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाते हैं, और इससे उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मान लेते हैं मुझे एक रोड बनानी है पटना से दिल्ली। आज के टाइम पे पटना से दिल्ली जाने में 12 घंटे लगते हैं, या फिर इसको उल्टा भी कह सकते हैं, दिल्ली से पटना आने में 12 घंटे लगते हैं। और ये ज़्यादा टाइम इसी वजह से लगता है कि जो रोडें वगैरह बनी हुई हैं वो पुराने टाइम की बनी हुई हैं। उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी है उतनी एडवांस नहीं थी। अब यहाँ पर मार्केट के अंदर एक गैप है, यहाँ पर एक अच्छी ज़ोरदार सड़क की कमी है। तो मान लेते हैं मैं एक प्लान बनाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं दिल्ली से पटना एक सड़क बना देता हूँ, बिल्कुल ज़ोरदार सड़क 20 लेन वाली, यानी कि गाड़ी आप चला सकते हो वहाँ पर 200 की स्पीड में, पूरी गाड़ी को भगाओ। जो वीआईपी लोग होते हैं उनके पास में टाइम तो होता नहीं है, कोई इंसान फ्लाइट से तो जाना नहीं चाहता। अगर फ्लाइट से किसी इंसान को जाना है तो मिनिमम उसको 2 घंटा पहले जाना पड़ता है। वो सारा कुछ करवाते हैं, बेल्ट खोलो, मुंह खोलो, हाथ फैलाओ, सारी कुछ चेकिंग करते हैं वो 2 घंटे में, और 2 घंटे बाद इंसान फ्लाइट के अंदर बैठ पाता है और बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होता है। नॉर्मली लोग छोटे रास्ते में सड़क से ही जाना पसंद करते हैं। अब ऐसी कुछ सड़क मान लेते हैं मैं बना देता हूँ, तो उससे अच्छा रिटर्न आएगा। लेकिन ये सड़क बनाने का मेरे पास में पैसा है नहीं, लेकिन मेरे पास में डाटा है कि इससे कितना पैसा आ सकता है, तो मैं तुरंत लोन लूँगा। मान लेते हैं मेरे पास में डाटा है कि दिल्ली से पटना अगर एक सड़क है, नॉर्मली इस रास्ते को कवर करने के अंदर 12 घंटे लगते हैं, लेकिन अगर एक ज़ोरदार सड़क बनाई जाए तो घंटे लगेंगे सिर्फ 5। अगर मेरे पास में डाटा है कि मैं यहाँ पर 1000 रुपये का टोल रखूँगा और डेली यहाँ से 20,000 गाड़ियाँ गुजरेंगी। अब 20,000 गाड़ियाँ इसलिए गुजरेंगी क्योंकि अगर अच्छी रोड होगी तो उससे गाड़ी टूटे फूटे ही कम, यानी कि मेंटेनेंस का पैसा लोगों का बचेगा, लोगों का पेट्रोल बचेगा, लोगों का पैसा बचेगा। अब मान लेते हैं 1000 रुपया मैंने वहाँ पर टोल रखा, 20,000 गाड़ियाँ वहाँ से डेली गुजर रही हैं। अगर मैं इसका रिजल्ट निकालूँ तो इससे डेली की कमाई होगी 2 करोड़ रुपए की। आप इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, डेली की कमाई होगी 2 करोड़ रुपए की। एक साल के अंदर दिन होते हैं 365, यानी कि 365 दिन होते हैं। 2 करोड़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ में, तो नंबर आएगा लगभग 700 करोड़ का, यानी कि साल की हो जाएगी 700 करोड़ की कमाई। अब मान लेते हैं ये पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के अंदर खर्चा आएगा 800 करोड़ का, तो मैं जाऊंगा बैंक के पास में, बैंक को कहूँगा कि आप मुझे 800 करोड़ रुपया दो। अब कोई भी इंसान इस वजह से लोन नहीं लेता है कि वो लोन के पैसे के ऊपर 1% का, 2% का, 2.5% का रिटर्न कमा ले। अगर मैं ऐसा ही लोन लूँगा तो उससे मैं कमाना चाहूँगा साल का 40%, 50% रिटर्न। मान लेते हैं ये पूरा प्रोजेक्ट बनाने के अंदर जैसे 700 करोड़ की कमाई होगी, हर साल खर्चा आएगा 700 करोड़ रुपए का ही। तो 700 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ये रोड बनाने के लिए मैं बैंक से लोन लूँगा। 700 करोड़ का मैं लोन लूँगा बैंक से और कहूँगा कि मैं आपको हर साल 10% का इंटरेस्ट दूंगा। तो हर साल मुझे देने कितने पड़ेंगे? लगभग 70 करोड़ रुपए। अब मान लेते हैं सड़क बनने के अंदर भी 3 साल लग गए, तो 3 साल में 70 करोड़ को मल्टीप्लाई करोगे आप 3 के साथ में, तो लगभग नंबर आएगा 200 का। मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन के अंदर नहीं जा रहा हूँ। तो मुझे
200 करोड़ का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, लेकिन 3 साल में सड़क बनने के बाद में पहले साल कमाई होगी 700 करोड़ रुपए की। यानी कि स्टार्टिंग वाले 3 सालों के अंदर भी फायदा होगा और उसके बाद हर साल 700 करोड़ का फायदा होगा। और इसी तरीके से अरबपति जो होते हैं वो लोन लेकर मोटी कमाई करते हैं, अपने बिजनेसेस के अंदर लगाते हैं, अपने नए प्रोजेक्ट्स के अंदर लोन लेकर पैसा लगाते हैं और उससे ज़्यादा रिटर्न कमाकर पैसा कमाते हैं। मुकेश अंबानी जी ने जो 40,000 करोड़ का लोन लिया है ना, उससे वो 50,000 करोड़ लाख करोड़ रुपया आराम से कमाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास में विजन है, उनके पास में दिमाग है कि वो उस पैसे से ज़्यादा पैसा कमा पाएँ। और ये सेम चीज़ को आप भी कर सकते हो अगर आपके पास में पैसे की नॉलेज है तो। लोन लेकर पैसा कमाने का मैंने सबसे ज़ोरदार तरीका शेयर किया था मेरी शॉर्ट में, जिस पर अभी 93 लाख व्यूज़ हैं और जल्दी ही इस पर 1 करोड़ व्यूज़ होने वाले हैं। यानी कि मोटा मोटा हम मान सकते हैं कि 1 करोड़ इस पर व्यूज़ हैं। यानी कि भारत के लगभग हर 100 में से एक इंसान ने शॉर्ट देखी हुई है। मैंने शॉर्ट में लोन लेकर पैसा कमाने का सबसे ज़ोरदार तरीका शेयर किया था। मैंने तो इसको नॉर्मली अपलोड कर दिया, लेकिन इसको अपलोड करने के बाद में लोगों का इस पर रिस्पॉन्स बहुत ही तगड़ा आया और लोगों का ये शॉट देखकर दिमाग घूम गया कि इसके अंदर जो आपने बताया है ये कैसे हो सकता है। कुछ लोगों ने कहा तो ये हो ही नहीं सकता, लेकिन चलो अभी मैं आपको मेरी शॉट को एक्सप्लेन करता हूँ। कभी सोचा है कि बिजनेसमैन अपना पैसा होते हुए भी बिजनेस करने के लिए बैंक से लोन क्यों लेते हैं? ये शॉट मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि काफ़ी लोगों के मेरे पास में कमेंट आ रहे थे पिछले कुछ टाइम से कि जो बड़े बिजनेसमैन हैं जैसे कि मुकेश अंबानी सर, गौतम अडानी सर, रतन टाटा सर, इनके बारे में खबरें आती हैं कि इन्होंने 1,000 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ का लोन लिया है और इनकी संपत्ति है लाखों करोड़ों में। तो अगर इनके पास में इतना ज़्यादा पैसा है तो इनको लोन लेने की ज़रूरत ही क्या है? और सिर्फ यही नहीं, बाकी भी जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो भी लोन लेते हैं। बैंक से लोन क्यों लेते हैं, इसकी वजह सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। मान लेते हैं एक बिजनेसमैन करोड़पति है और उसको अपना अगला बिजनेस शुरू करने के लिए एग्जैक्ट 1 करोड़ रुपया चाहिए। अब लोगों ने बोला कि उस इंसान को 1 करोड़ का लोन कैसे मिल जाएगा? जी हमें तो 2 लाख रुपए का लोन नहीं मिलता, 5 लाख का लोन नहीं मिलता। अरे यार आप गरीब हो, पूरी दुनिया थोड़ी गरीब है। अगर आप जाओगे किसी भी लग्जरी ब्रांड के स्टोर में आप चले जाओ, रोलेक्स या फिर मर्सिडीज खरीदने के लिए आप चले जाओ, यानी कोई भी लग्जरी ब्रांड की आप चीज़ खरीदोगे ना, वो आपको बताएंगे कि सर ये चीज़ आपको 6 महीने बाद मिलेगी, आपको मर्सिडीज़ कार 1 साल बाद मिलेगी, रोलेक्स की 50 लाख की घड़ी आपको 2 साल बाद मिलेगी। अब इन वॉचेस पे या फिर इन आइटम्स पे इतनी ज़्यादा वेटिंग इसलिए है क्योंकि लोगों के पास में अंधा पैसा है। आपको लगता है कि दुनिया गरीब है। जब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि यार दुनिया तो सारी गरीब है, लेकिन आज मुझे बताया कि दुनिया के पास में कितना ज़्यादा पैसा है। लोगों के लिए तो 100 करोड़ का लोन लेना भी छोटी मोटी बात है। उसके पास में ये करने के लिए पैसा है भी तो तब भी वो बैंक से लोन लेगा। मान लेते हैं वो एक बैंक से। अब इसके बारे में लोगों ने कहा है कि अगर उस इंसान के पास में पैसा था ही तो फिर वो लोन क्यों लेगा? अरे यार, अब किसी इंसान के पास में मान लेते हैं 100 करोड़ रुपया है, अब वो 1 करोड़ रुपया या फिर 10 करोड़ रुपया खुद का लगाने की जगह अगर उसको वो पैसा बैंक ही दे रहा है तो उसको खुद पैसा लगाने की ज़रूरत ही क्या है? साथ में वो अपना पैसा इन्वेस्ट करे, साथ में बैंक से पैसा लेकर उसका इन्वेस्ट करे, यानी कि डबल कमाई करे। यानी कि ये चीज़ करके वो डबल पैसा कमा सकता है तो वो आधा पैसा क्यों कमाएगा? से लोन लेता है 8% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर, यानी कि उसको 1 करोड़ रुपए का 8% हर साल चुकाना पड़ेगा अगले 10 सालों के लिए। और इस पर लोगों ने बोला कि 8% के इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलेगा कैसे? बैंक वाले तो हमसे 15% के नीचे लोन देने की बात ही नहीं करते। आपके साथ में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक तो आप छोटा लोन लेते हो और ऊपर से बैंक वालों को भरोसा नहीं है कि आप इसको लौटाओगे या नहीं। उनको ये भी भरोसा नहीं है कि जिस चीज़ के लिए आप लोन ले रहे हो, होम लोन ले रहे हो या फिर एजुकेशन लोन ले रहे हो, उसको उसी चीज़ पर लगाओगे या नहीं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बिजनेस के लिए या फिर किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए लोन ले लेते हैं, बाद में उड़ा देते हैं लड़कियों के ऊपर। तो बैंक वालों को तो ये भी शक होता है आप पर, इसलिए आपसे 15% 18% चार्ज करते हैं। लेकिन वहीं पे मुकेश अंबानी सर को लोन देना है बैंक वालों को, तो उनको तो पता है ना कि उनकी संपत्ति है 10 लाख करोड़ की, तो इनको 10,000 करोड़ का लोन देने में रिस्क ही क्या है? अगर लोन नहीं दे पाए तो बैंक वाले सोचते हैं कि यार और ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए, उनके हम एसेट ले लेंगे 15,000 करोड़ के, 20,000 करोड़ के। बैंक वालों को एक्चुअल में अगर बड़े लोग लोन नहीं देते तो उनको एक्चुअल में ज़्यादा फायदा होता है। पाना पड़ेगा अगले 10 सालों के लिए और इसी के साथ वो बैंक के अंदर 1 करोड़ रुपए की एफडी भी करवा देता है और उसमें उसको हर साल 8% का रिटर्न मिलता है। अगर अब इसमें लोगों ने पूछा है कि 1 करोड़ की एफडी क्या उसने अपने पैसे ही करवाई? मैंने इसमें यह बताया है कि उस इंसान ने 8% के इंटरेस्ट रेट से बैंक से लोन लिया और उसी 1 करोड़ रुपए को लगा दिया एफडी में, जहां पर उसे मिला 8% का रिटर्न।
तो फिर क्या हुआ इसमें मैंने ये बताया है। उसने इसको भी 10 सालों तक किया तो कुछ ऐसा होगा, जो उसने लोन लिया होगा वो इंटरेस्ट की वजह से हर साल कम होता रहेगा, लेकिन वहीं पे जो पैसा उसने बैंक एफडी में लगाया होगा वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से बढ़ता रहेगा। अब इंटरेस्ट की वजह से कम होता रहेगा। अब आप ये समझो, इंटरेस्ट की वजह से यानी इंटरेस्ट तो इंसान भरता रहेगा और उससे जो पैसा वो कम होता रहेगा, लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से पैसा बढ़ता रहेगा। ये मैंने ऐसे बताया है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब होता है रिटर्न पे रिटर्न मिलना। यानी मान लेते हैं आपने एक जगह में 100 रुपये लगा दिए, आपको वहाँ पर 10% का रिटर्न हर साल मिल रहा है, तो अगले साल आपके पास में हो जाएंगे 110 रुपये। लेकिन जो दूसरे साल आपको रिटर्न मिलेगा वो 100 रुपये पे नहीं बल्कि 110 रुपये पे मिलेगा। यानी कि अगले साल आपकी 10 रुपये नहीं बल्कि 11 रुपये की कमाई होगी और वो उसके अंदर जुड़ जाएगा, और तीसरे साल आपको उस अमाउंट पर रिटर्न मिलेगा। तो इस तरीके से पैसा बढ़ता है। और फिर 10 साल बाद में जो उसने 1 करोड़ रुपया लोन पर लिया होगा उसके लिए उसको चुकाने पड़ेंगे 1 करोड़ 45 लाख रुपए। अब 1 करोड़ 45 लाख रुपए उसको चुकाने पड़े। अब 45 लाख रुपए आपके लिए बड़ा अमाउंट हो सकता है कि यार 45 लाख रुपया चुकाना पड़ेगा, अगर हम लोन नहीं चुका पाए तो क्या होगा। अरे यार जो ये चीज़ें करते हैं ना लोग, उनके पास में 10 करोड़ का तो सोना पड़ा होता है। अब इसके नीचे लोगों ने बोला कि 1 करोड़ का उसने लोन लिया, 45 लाख रुपया उसको ऊपर चुकाना पड़ा। अगर 1 करोड़ रुपया वो ना चुका पाता तो उसको घर बेचना पड़ता, गाड़ी बेचनी पड़ती। जो लोग ऐसा काम करते हैं ना उनके पास में 10-15 किलो तो सोना ही पड़ा होता है। लेकिन वहीं पे एफडी में रिटर्न मिलता है। उसके एफडी में लगाए हुए 1 करोड़ की वैल्यू 10 साल में हो जाएगी 2 करोड़ 20 लाख की, और उसका 75 लाख का फायदा हो जाएगा। और ये चीज़ एक्चुअल में होती है, ये कोई मजाक नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता। आप गूगल पर जाओ, कंपाउंडिंग कैलकुलेटर सर्च करो, आपको एक्चुअल में ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको देखने को मिलेगा कि 10 साल में उसे चुकाना पड़ेगा 1 करोड़ 45 लाख रुपया, लेकिन उसकी कमाई हो जाएगी 2 करोड़ 20 लाख की, और उसका 75 लाख का फ़ायदा हो जाएगा। तो यह है पावर लोन पर पैसा लेकर उसे इन्वेस्ट करने की। और अगर कोई इंसान कोई रिस्की चीज़ के अंदर, जैसे कि बिजनेस के अंदर नहीं भी करता है, एफडी में भी कर देता है, तो उसका बहुत ही तगड़ा फ़ायदा होता है। लोन लेकर पैसा कमाने की पावर आपको सिर्फ एक एग्जांपल से समझ आ जाएगी। इसमें मैं आपको समझाता हूँ कि फाइनेंशियल लेवरेजिंग होती क्या है। फाइनेंशियल लेवरेजिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको तोड़ तोड़ कर ही लोन लेकर पैसा कमाने के अलग अलग तरीके बनाए गए हैं। अगर फाइनेंशियल लेवरेजिंग ना हो तो कोई इंसान लोन लेकर पैसा नहीं कमा सकता। यानी कि फाइनेंशियल लेवरेजिंग बेस है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको लोन लेकर पैसा कमाने के सारे तरीके समझ आ जाएंगे। तो चलो जानते हैं कि फाइनेंशियल लेवरेजिंग होती क्या है। लेवरेज का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ का फ़ायदा उठाना जो कि आपकी नहीं है, किसी और इंसान की है, और ये हर चीज़ पर अप्लाई होता है। अगर आप किसी इंसान का फ़ायदा उठा रहे हो, किसी इंसान के पैसे का आप फ़ायदा उठा रहे हो, यानी कि बैंक से लोन लेकर पैसा कमा रहे हो, या फिर आप किसी इंसान के प्रोडक्ट का फ़ायदा उठा रहे हो, तो वो कहा जाएगा लेवरेज। और फाइनेंशियल लेवरेजिंग होती है लोन लेकर पैसा कमाने में। फाइनेंशियल लेवरेजिंग का यूज़ कुछ इस तरीके से किया जाता है। मान लेते हैं आप एक बिजनेस कर रहे हो और उस बिजनेस में आपको एक 20% की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखी। यानी कि उस बिजनेस के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी देखी कि अगर आप उसमें आज 100 रुपये लगाते हो तो आपको एक साल में उससे 20 रुपये की कमाई हो जाएगी। यानी कि आप 20% का रिटर्न कमा लोगे। अब मान लेते हैं आपके पास में पैसा है छोटा सा, आपके पास में है सिर्फ 2 लाख रुपए। अगर आप उसी बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाओगे और आपको 20% का रिटर्न मिलेगा तो आपकी कमाई होगी 40,000 रुपये की। 40,000 की कमाई सुन के आपको मज़ा नहीं आया होगा ना कि एक साल के अंदर सिर्फ 40,000 की कमाई हुई। लेकिन वहीं पे अगर आप इसमें फाइनेंशियल लेवरेजिंग यूज़ करते तो क्या होता, चलो जानते हैं। अगर आप इसी में ही फाइनेंशियल लेवरेजिंग का यूज़ करते और आप बैंक से लोन ले लेते 18 लाख रुपए का 8% के इंटरेस्ट रेट पे, तो एक बहुत ही ज़ोरदार चीज़ होती। अगर आप 18 लाख का लोन लेकर उस बिज़नेस में लगाते और साथ में जो 2 लाख रुपए आपके पास में थे वो भी आप उसमें लगाते, तो आपके पास में टोटल हो जाते 20 लाख रुपए। और इसी 20 लाख रुपए पर अगर आप 20% का रिटर्न कमाते तो आपकी कमाई हो जाती 4 लाख रुपए की। लेकिन ये 4 लाख रुपया आपको पूरा नहीं मिलता। अब जो लोन लिया था उसका आपको इंटरेस्ट भी तो भरना पड़ेगा ना। उस लोन का आपका इंटरेस्ट होता 1,44,000 रुपये का। तो इसको जब 4 लाख में से माइनस कर दिया तो नंबर आया ये, यानी कि आपका 2,56,000 का फ़ायदा हो जाता फाइनेंशियल लेवरेजिंग से। लेकिन आपको इस एग्जांपल से ये नहीं मान लेना है कि हर तरीके का लोन लेने से कमाई होती है। 99% लोग लोन लेकर बर्बाद क्यों होते हैं वो भी चलो मैं आपको समझा देता हूँ। गुड डेट और बैड डेट ये दो चीज़ें होती हैं। गुड डेट का मतलब होता है अच्छा कर्जा और बैड डेट का मतलब होता है बुरा कर्जा, और इन दोनों को ही लोग लेते हैं।
मान लेते हैं दो दोस्त हैं पप्पू और रॉकी, और इन दोनों ने ही लोन लिया 2 लाख रुपए का। जो पप्पू ने 2 लाख रुपए का लोन लिया, उससे उसने खरीदा आईफोन 15 प्रो मैक्स, पूरा हाईली स्पेक करवाकर 512 GB गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए, 2-4 बंदियां और पटाने के लिए, और इस तरीके से उसने अपना 2 लाख रुपए का लोन खर्च कर दिया। लेकिन वहीं पे रॉकी ने 2 लाख रुपए का लोन लेकर शुरू कर लिया एक छोटा बिजनेस, और उस छोटे बिजनेस से उसने महीने का 10,000 रुपया कमाना शुरू कर दिया। जो पप्पू था उसने 1 साल अपने फ़ोन को अच्छे तरीके से लोगों को दिखाया, पूरा भौकाल बनाया, लेकिन 1 साल बाद वो अपने फ़ोन से बोर हो गया और 1 साल बाद में उसने अपने फ़ोन को बेचने का सोचा। उसका फ़ोन बिका सिर्फ 1 लाख रुपए का, यानी कि उसको सीधा सीधा 1 लाख का तो यहाँ पर घाटा हो गया, ऊपर से लोन की EMI भरनी पड़ी। लेकिन वहीं पे जो रॉकी अपने बिजनेस से 10,000 रुपया कमाने लग गया था, 1 साल बाद में उसी बिजनेस से उसकी कमाई पहुंच गई 30,000 रुपये। लेकिन वहीं पे रॉकी जिसने 2 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया था, 1 साल बाद में उसकी उसी बिजनेस से कमाई पहुंच गई महीने की 30,000 की, और उसने 10,000 रुपया तो पहले ही महीने से कमाना शुरू कर दिया था, क्योंकि पप्पू ने लिया था बैड डेट, लेकिन वहीं पे रॉकी ने लिया था गुड डेट। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोन लेकर 8 मिनट में कितना पैसा कमा सकते हो, तो आप कहोगे कि यार 5,000, 6,000, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अश्नीर ग्रोवर हैं, जिनको आपने शार्क टैंक में देखा था, उन्होंने 8 मिनट में लोन लेकर कमाए 2,25,00,000 रुपए, और इसके लिए उन्होंने यूज़ किया लोन के पैसे का। अश्नीर ग्रोवर ने 100 करोड़ रुपए का लोन लेकर लगा दिया था जोमेटो के IPO में। कुछ टाइम पहले जोमेटो कंपनी का IPO आया था, यानी कि जोमेटो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी, और अश्नीर ग्रोवर ने 100 करोड़ रुपए का लोन लेकर जब जोमेटो कंपनी लिस्ट ही हुई थी तो उसमें लगा दिया था। जोमेटो कंपनी लिस्ट होते ही 8 मिनट में उसका स्टॉक बढ़ गया 2.25%, और क्योंकि अश्नीर ग्रोवर ने जोमेटो में तब 100 करोड़ रुपए लगाए हुए थे, तो 8 मिनट में उनका 2,25,00,000 रुपए का फ़ायदा हो गया। और सबसे मज़ेदार बात यह थी कि वो 100 करोड़ रुपया उन्होंने बैंक से लोन लेकर लगाया था। जो निरमा कंपनी के फाउंडर है, जिन्होंने निरमा कंपनी को शुरू किया था, उनके पास में जब वो कंपनी शुरू कर रहे थे पैसा बिल्कुल भी नहीं था। इसी वजह से उन्होंने बैंक से 15,000 रुपये का लोन लेकर निरमा कंपनी को शुरू किया, और आज उनकी नेटवर्थ 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 30 करोड़ नहीं है, बल्कि 30,000 करोड़ है। अगर आप कैलकुलेटर में ये चेक करने जाओगे कि 30,000 करोड़ 15,000 का कितने गुना होता है, तो शायद कैलकुलेटर भी ख़राब हो जाए। लोन लेकर पैसा कमाने में ना ही आपके पास में ज़्यादा पैसा होने की ज़रूरत है, ना ही आपके पास में ज़्यादा एक्सपीरियंस होने की ज़रूरत है कि आप 10, 20, 30 सालों से लोन ले रहे हो, और ना ही आपके तगड़े कोई कनेक्शन होने की ज़रूरत है कि बैंक वालों के साथ में आपका कनेक्शन है, 2 घंटे में आपको लोन मिल जाता है। लोन लेकर अगर आपने पैसा कमाना है तो उसके लिए सबसे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है नॉलेज। जिस इंसान के पास में जितनी ज़्यादा नॉलेज है, वो लोन लेकर उतना ही ज़्यादा पैसा कमा पाता है। लोन सेम रहता है, बैंक सेम रहते हैं, दुनिया सेम रहती है, लेकिन एक इंसान लोन लेकर अपने पैसे को कई गुना कर लेता है, लेकिन कोई इंसान लोन लेकर बर्बाद भी हो जाता है। दोनों में फ़र्क होता है सिर्फ नॉलेज का। गरीब इंसान लोन लेता है और ज़्यादा गरीब बनने के लिए। जी, हमें फ़ोन की ज़रूरत है, लोन ले लिया, लैपटॉप की ज़रूरत है, फ़ोन ले लिया, गाड़ी की ज़रूरत है, लोन ले लिया, घोड़ा चाहिए, लोन ले लिया, और इससे गरीब इंसान और ज़्यादा गरीब लेकिन वहीं पे अमीर इंसान लोन लेता है अपने बिजनेस में उसे लगाने के लिए, फाइनेंशियल लेवरेजिंग का फ़ायदा उठाने के लिए, प्रॉपर्टी में उस पैसे को लगाने के लिए, उसको इन्वेस्ट करने के लिए, यानी कि और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। और दोनों में सिर्फ फ़र्क है नॉलेज का। अभी मैं आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाला हूँ जिसका यूज़ करके अब लोन लेकर जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हो। अभी मैं आपको लोन लेकर पैसा कमाने के प्रैक्टिकल तरीके बताता हूँ, क्योंकि शायद जो भी मैंने आपको तरीके बताए हैं उनको समझकर पैसा कमाने के लिए आपका जो माइंड सेट है वो उतना डेवलप नहीं है, यानी कि आपका माइंड सेट इतना डेवलप नहीं है कि जो तरीके मैंने आपको बताए हैं उनका यूज़ करके आप पैसा कमा पाओ। तो अभी चलो मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके बताता हूँ जिनका यूज़ करके आप एक्चुअल में पैसा कमा सकते हो। लोन लेकर पैसा कमाने का पहला शानदार तरीका है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट के बारे में वैसे तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम ऐसा होता है कि रियल एस्टेट के बारे में और रियल एस्टेट से अमीर बनने के बारे में जो चीज़ें बताई जाती हैं वो एक्चुअल में रिपीटेटिव होती हैं और वो पहले भी आपने 50 बार सुन ली होती हैं। लेकिन इस बार मैं आपको एक नया तरीका बताने वाला हूँ। कई जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें चल रहे होते हैं फैमिली डिस्प्यूट्स, फैमिली इमरजेंसीज, या फिर जिस इंसान की प्रॉपर्टी होती है उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। यानी कि कई बार होता है ना कि किसी इंसान की ज़मीन होती है, चाचा ताऊ लड़ लेते हैं, या फिर जिस इंसान की ज़मीन होती है उसका जो बिजनेस है वो तबाह हो जाता है और बाद में उसको प्रॉपर्टी जल्दी से जल्दी बेचनी होती है। तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो काफ़ी सस्ते दाम के अंदर मिल जाती हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ गोवा में।
गोवा में ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि हज़ारों में ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट के अंदर मिल रही हैं। यानी कि गोवा में ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर ऐसे घर कह सकते हैं जो कि हैं जिनको अगर आप आज 70 लाख रुपए खरीदते हो तो अगले 1-2 महीने में या फिर 3-4 महीने में आप उसे 1 करोड़ का बेच सकते हो, अगर आपको उसका बायर मिल जाता है तो। यानी कि आपको सिर्फ उसका ग्राहक ढूंढने की ज़रूरत है, आपको इसमें कुछ वेट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो जो इंसान उस प्रॉपर्टी को 70 लाख का बेच रहा है वो पक्की बात उसे किसी इमरजेंसी की वजह से बेच रहा होगा। मान लेते हैं 10 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करके आप ऐसी एक प्रॉपर्टी को खरीद लेते हो और उसमें रेनोवेशन करवाना शुरू कर देते हो, यानी कि कुछ टूटा फूटा है तो उसको सही करवा दिया, दीवारों पर पेंट करवा दिया और छोटी मोटी बालकनी के अंदर भी चेंजेस करवा दिए। ऐसी अगर आप छोटी मोटी चीज़ें कर देते हो और 10 लाख की डाउन पेमेंट करके ऐसा घर खरीद लेते हो तो छोटे मोटे चेंजेस करने के बाद ही उस घर की वैल्यू आराम से 1 करोड़ से ज़्यादा की हो जाएगी। और ये तो मैं कम बता रहा हूँ, आराम से 1 करोड़ 20 लाख रुपए से ज़्यादा उसकी वैल्यू हो जाएगी। और इसमें मज़ेदारी पता क्या है कि जितनी उस घर की या फिर उस प्रॉपर्टी की ईएमआई होगी उससे ज़्यादा तो उस प्रॉपर्टी का रेंट आ जाएगा। यानी कि रियल एस्टेट में ऐसा ही बहुत बार होता है कि जिस प्रॉपर्टी को हम खरीदते हैं ईएमआई पर, उसका जो रेंट है वो ईएमआई से ज़्यादा होता है। बस थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से प्रॉपर्टी बिजनेस को देखने की ज़रूरत है। दूसरा तरीका लोन लेकर पैसा कमाने का वो है बिजनेस से इसके अंदर अपने पैसे को लगाना। वो बिजनेस आपके भी हो सकते हैं या फिर आपका खुद का बिजनेस भी हो सकता है। अगर आपको इन्वेस्टिंग की नॉलेज है तो आप लोगों के बिजनेस से इसके अंदर भी पैसा लगा सकते हो, लेकिन आपके लिए ज़्यादा इजी होगा खुद का बिजनेस शुरू करना और बाद में लोन लेकर उसी के अंदर पैसा लगाना। अगर आपके पास में एग्जिस्टिंग कोई बिजनेस है जिससे आपको अच्छा खासा पैसा आ रहा है, लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करो, यानी कि आपको एक बिजनेस से 10,000 रुपया डेली का आ रहा है, यानी कि अगर एक बिजनेस है जिससे आपको 10,000 रुपया महीने का आ रहा है और अगर आप लोन लेकर और लोन का पैसा उस बिजनेस में लगाकर अगर आप 1 लाख रुपया उस बिजनेस से महीने का कमा सकते हो तो ज़रूर वैसा लोन आपको लेना चाहिए। तीसरा तरीका है लोन लेकर बिजनेस शुरू करना। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका बिजनेस है ही नहीं, लेकिन वो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और उनके पास में बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा भी नहीं है। तो ऐसे में आप लोन लेकर बिजनेस को शुरू कर सकते हो, लेकिन आपको बिजनेस इसमें ऐसा शुरू करना पड़ेगा जिसमें रिस्क बहुत ही कम हो। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोन लो और बाद में उसको अपने बिजनेस पे लगा दो लेकिन बाद में सारा पैसा डूब जाए, बाद में आपके घर पे रोज़ बंदूक लेकर लोग आते रहें पैसा मांगने के लिए। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। अगर आपको एक सेफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो लोन लेकर उसको बिंदास शुरू करो। और चौथा, आप लोन ले सकते हो एजुकेशन के लिए। अब इस चीज़ में ध्यान रखना कि एजुकेशन और पढ़ाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। पढ़ाई का आजकल तो सीधा सा मतलब होता है रट्टा मारना, स्कूल के अंदर भी ये हो रहा है और कॉलेज में भी ये हो रहा है। लेकिन अगर आप अपनी एजुकेशन के लिए लोन ले रहे हो तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। जो इंसान जितना ज़्यादा एजुकेटेड है किसी फील्ड में वो उसमें तो अच्छा कर ही सकता है, बल्कि उस इंसान के अमीर बनने के भी चांसेस बाकी लोगों से ज़्यादा है। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको डायरेक्टली तो शायद फ़ायदा ना दे, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि इसमें आपको 1 रुपया लगाने पर 2 रुपया अगले महीने से आएगा, लेकिन अगर आप एजुकेशन में आज इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका आपको कभी ना कभी जाकर फ़ायदा मिलेगा ही। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया बहुत सारे लोन लेकर पैसा कमाने के तरीके। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक आप ये वीडियो देख सकते हो जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, क्योंकि यह है मेरी फेवरेट वीडियो।